स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 18 मई 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में लहसुन का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिला में होता है? तो इसका सही उत्तर है सिरमौर। याद रखिएगा, सिरमौर जिला की गिरी क्षेत्र का लहसुन ददाहू की मंडियों में बिकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सोलन और शिमला जिलों में भी लहसुन का उत्पादन किया जाता है। ये प्रश्न अमर उजाला समाचार पत्र से लिया गया है। पहले मैंने आपके साथ एक दिन डिस्कशन किया था, आपसे पूछा था कि आप लोग बताएं हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लहसुन की अच्छी फसल होती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से जो इसका एक्सपोर्ट किया जाता था, इवन भारत में ही नहीं भारत के बाहर के देशों में भी इसका एक्सपोर्ट किया जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित हुआ है। तो चीज़ें आपने याद रखनी है। और ददाहू, आप कई बार आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र किसके लिए फेमस है। याद रखिएगा, जो ददाहू में एक सब्जी मंडी है, वहाँ पे लहसुन का कारोबार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। कीटनाशकों की ऑनलाइन खरीद या सब्सिडी के लिए हिमाचल प्रदेश के बागबान किस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं? ई उद्यान पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपको ज्ञात होगा, जो ये डिपार्टमेंट है, ये बागबानी और इसके संबंधित जो क्षेत्र है वो है महेंद्र सिंह जी के पास, ठीक है, जिनका संबंध मंडी जिला से है। इनके द्वारा मुख्यमंत्री के सौजन्य से इसका इनॉग्रेशन करवाया गया। तो याद रखिएगा, यदि किसी तरह की सब्सिडी या कोई खरीद प्रोक्त करते हैं कीटनाशकों से संबंधित, तो ई उद्यान पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में कोरोना वायरस से तीसरी मौत हुई है? तो इस जिला का नाम है हमीरपुर। आपको ज्ञात होगा, इससे पहले 2 और डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस से, और तीसरी मौत यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है। डिंगरी मशरूम हिमाचल प्रदेश के किस जिला में उत्पादित होता है? उसका सही उत्तर है लाहौल स्पीति में। देखिए, ये करंट अफेयर का सोर्स हमारे पास जो सीएमओ का एफए पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर एक काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल वहाँ पे पेश किया गया था, और ये प्रश्न आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ऐसा अक्सर ही मिलता है कि मशरूम सिटी के नाम से हिमाचल प्रदेश के किस राज्य को जाना जाता है, तो हम उसका उत्तर क्या कर देते हैं, सोलन। सबको पता है। लेकिन देखिए, इस तरह के प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके लिए आपके विभिन्न तरह के सोर्सेज होने चाहिए। तो याद रखिएगा, जो डिंगरी मशरूम का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में किया जाता है। कुछ इससे संबंधित और भी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिंगरी मशरूम का वनस्पतिक नाम क्या है? देखिए, इसे कहा जाता है फ्लोरोटस ऑस्ट्रिटस। याद रखिएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन भी इसके बारे में बता दूं। जो डिंगरी मशरूम में उचित मात्रा में विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। इसमें मानव शरीर के लिए जरूरी खनिज लवण जैसे पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, लोहा और कैल्शियम भी पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक के गुण होने के साथ यह मशरूम कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है और शुगर के मरीजों के लिए भी उपयुक्त है। तो आप इसके फायदे जान चुके होंगे कि कितना, ये तो एक दवाई की तरह ही आप इसको देखेंगे तो कितना बेनिफिशियल लग रहा है। ये सारे प्रश्न आपने यहाँ से अच्छे से याद कर लेने हैं। कोरोना वायरस के चलते भारत के राष्ट्रपति रामनाथ द्वारा पीएम केयर्स फंड के अगले 1 वर्ष तक अपने वेतन का कितने प्रतिशत दान करेंगे? 30% जो उपराष्ट्रपति है, पीएम है और उसके अलावा जो राष्ट्रपति है, इन्होंने क्या कहा है कि हम 30% देने के लिए इनको कहा गया था, लेकिन इन्होंने खुद कहा है जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, कि मैं 30% देने की उन्होंने अपनी बिलिंग दे दी है। आप लोगों ने मुझे बताना, देखिए पीएम केयर्स फंड जो क्रिएट किया गया मुख्यमंत्री के लिए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए, जो पीएम का तो आपको पीएम स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री, केयर्स है CARES, इसको आपने एब्रीविएशन में मुझे बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव कब होंगे? नवंबर 2020 में चुनाव होंगे। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 88,000 के आसपास डेथ कोरोना वायरस से रजिस्टर्ड हो चुकी है अमेरिका में। और आज अभी अमर उजाला समाचार पत्र के एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें भी ये कहा गया है कि न्यूयॉर्क से भी जो ज़्यादा वहाँ के धनी लोग थे, अच्छे व्यवसायी थे, ठीक है, उसमें से भी
करीब करीब 4 से 5% लोग उस क्षेत्र को छोड़ के ही चले गए हैं, ताकि किसी भी तरह से अपनी लाइफ को सेव किया जा सके। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव नवंबर 2020 में होने जा रहे हैं, तो काफ़ी कड़ा टक्कर है वहाँ पे। ट्रंप साहब को अपनी सीट बचानी है, दूसरी तरफ इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इनका आपस में खींचतान चली हुई है, और किसी भी तरह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो कोविड-19 महामारी का प्रकोप रूप वहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो पूरी के पूरी उनकी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी घूमती नजर आ रही है, और ह्यूमंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा दैनिक पारिश्रमिक को 182 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो 202 रुपये से कर दिया गया है। आपको ज्ञात होगा 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह के सेक्टर्स को सरकार पुनः बूस्टअप करने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी की मैंने आपको एक प्रश्न पहले भी बताया था, जो हमारी इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। तो इसको यदि मेंटेन करना है ग्रोथ, तो उसके ऊपर की बात है कि आपने कितना, इसको 3 लाख ट्रिलियन की जो हमारी ये 3 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी थी उसको मेंटेन भी रखना है, तो सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। वर्ष 2024 में देश में रसोई गैस यानी एलपीजी का इस्तेमाल 55% लोगों द्वारा किया जाता था। वर्ष 2020 में इस एलपीजी का उत्पादन बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? देखिए, थोड़ा सा कंपैरेटिव ब्रेन रखिएगा अपना, इस तरह का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपकी तैयारी सही दिशा में जाएगी। देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, ठीक है। काफ़ी प्रचंड बहुमत के साथ इनकी वापसी हुई थी। काफ़ी लंबे इतिहास, यदि हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से कोई भी सरकार इस तरह से प्रचंड बहुमत से नहीं आई थी। तो देखिए, उस समय यदि बात करें तो 55% लोग क्या करते थे, रसोई गैस का इस्तेमाल करते थे। और अभी देखिए 2020 की बात करें, 96.9% लोग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उज्ज्वला योजना के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी सक्सेसफुल इनकी योजना रही, और ये फैक्ट भी ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई? तो इजराइल देश, याद रखिएगा। एक प्रश्न इस पर यहाँ से बनने वाला है, क्यों बनने वाला है? 3 बार वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़े, फिर भी उनकी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, वहाँ पे किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फाइनली जो बेंजामिन साहब है, इनके कुछ गठबंधन किया गया है, सरकार इन्होंने बना ली, और खुद मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री की शपथ इनके द्वारा ले ली गई है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत के किस सुप्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो उनका नाम है अंजुम मोदगिल। याद रखिएगा, निशानेबाज है, शूटर खेल से संबंधित है। और देखिए, जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित करने के लिए इनका नाम अभी नामित किया गया है, इनको मिला नहीं है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा राफेल विमान किस देश से खरीदे जा रहे हैं? तो फ्रांस के साथ में राफेल विमान का सौदा काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है। जब बात करेंगे मई 2019 से पहले जब लोकसभा 13वीं लोकसभा, माफ़ कीजिएगा, 17वीं लोकसभा के चुनाव होने थे, काफ़ी सुर्खियों में रहा है। विपक्ष ने काफ़ी जोर शोर से उठाया था, लेकिन कोई खास फायदा उनको नहीं मिल पाया था। वर्तमान में जिस तरह से हमारी जो सामरिक व्यवस्था है उसकी यदि हम बात करें, किस तरह से चीन का दबाव बढ़ रहा है भारत के ऊपर भी, हमने देखा था कि सिक्किम में भी हमारे सैनिकों और चीन के सैनिकों के आपस में झड़प हो गई थी। और पिछले कल ही लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का जो इनकी बाउंड्रीज है चीन के साथ, वहाँ पे 12 किलोमीटर तक उनका जहाज आगे बढ़ चुका था। कुछ इस तरह के संकेत है भारत को सचेत होने की यहाँ पे आवश्यकता है। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने भी थोड़ी सी, जो उनकी राफेल विमान है, काफ़ी पावरफुल विमान है, ठीक है, तो इसके लेने के लिए प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है, और आजकल सुर्खियों में भी है। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश से तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु 11वें पंचेन लामा को रिहा करने को कहा है? चीन में इन्हें कैद किया गया है, ठीक है। महज आई थिंक 6 वर्ष के लिए जब इन्हें कैद कर दिया गया था, तो यहाँ पे पुनः अमेरिका के द्वारा ये बौद्ध गुरु है जिनका नाम है पंचेन लामा, ठीक है, तो उनकी रिहाई की डिमांड की गई है चीन से। हाल ही में अमेरिका के किस सांसद द्वारा चीन को सबक सिखाने के लिए 18 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की है? देखिए, ऐसे भी इनके सांसद है, काफ़ी स्ट्रांगली उन्होंने कहा है कि हम भारत को भी, इन्होंने वहाँ पे बात कही है कि भारत का भी सहयोग चाहेंगे ताकि चीन को सब सिखाया जा सके। इन सांसद का नाम है थोम लिटिस। इस तरह के प्रश्न भी बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, यूनिक प्रश्न है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025 तक कितने वर्ष
कितने कृषि निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का एक्सपोर्ट करने का उद्देश्य रखा गया है। आपको मैं बता दूं 2008 में भी आर्थिक मंदी आई थी, भारत को इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई थी। अभी तक यदि हम कोरोना की बात करें, कोरोना महामारी की बात करें, तो भारत की जो कृषि व्यवस्था वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई है, एक्सेप्ट अवर एक्सपोर्ट हमारा प्रभावित हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया था। किसान रथ एक ऐप भी लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा और ई नैम मंडियों को भी एक्टिव किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। जो हमारे किसानों के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट भी है जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए सरकार की ये पहल है। से आपको मैंने बताया किसान ऐप है, उस दूसरी तरफ ई नैम को और भी सरकार उसका जाल फैला रही है, तो ये चीज़ें है। लेकिन यहाँ पे देखिए कृषि विभाग ने 2025 तक का एक टारगेट रखा है, 1 लाख करोड़ रुपए का इसको निर्यात करना है एग्रीकल्चर का। और आपको ज्ञात होगा 2022 में ही पीएम नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य था, किसानों की आय को डबल करना था। यदि इस वर्ष का हम सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी स्कीम्स मिलेगी। एक विजन दिखाया गया था किस तरह से हम किसानों की आय को डबल कर सकते हैं, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को किस तरह से बनाना था, क्या क्या उसमें स्टेप्स उठाने थे, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके ऊपर हमारी एक अलग से किताब भी बनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पे बनाया गया है हमारी टीम के द्वारा, उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। स्टूडेंट्स यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री इस वेबसाइट पर आपको मिलती है जो कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है। किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।